बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइंस के ऊपर है। जनरली इसको हम रिसर्च स्टडी डिज़ाइन भी कह सकते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइंस भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्टडी डिज़ाइन क्या है। तो स्टडीज़ डिज़ाइन हमारे पास क्या है कि एक प्रोटोकॉल होता है या एक प्लान होता है किसी एक स्टडी को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है जी, कि मतलब जिस तरीके से हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस होता है और उस कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस को हम उस कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस को हम अगर ऑपरेशनल हाइपोथेसिस के अंदर ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए हमें एक स्टडी डिज़ाइन की ज़रूरत होती है कि हमने कौन सी स्टडी को कंडक्ट करना है। ठीक है, जिस तरीके से हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हमें चाहिए, किसी एक डिज़ीज़ की प्रेवेलेंस के ऊपर हमें स्टडी चाहिए, तो उसके लिए हम यूजुअली जो हमारा स्टडी डिज़ाइन होता है वो होता है कि हम करते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इस तरीके से अगर हम कोई कॉज एंड इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं किसी ख़ास एस्पेक्ट की, किसी ख़ास थेरापी की, किसी ख़ास किस्म के इंटरवेंशन की, उसका इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंटरवेंशनल स्टडी करते हैं। तो ये डिफरेंट स्टडी डिज़ाइंस है जो कि हमारे पास यूज़ होते हैं एपिडेमियोलॉजी के अंदर, जिसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइंस। अच्छा, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन क्या है कि study designs which investigate the determinants in or distribution of a particular phenomena in a systematic and authentic manner। अगर हम particularly बात करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन की तो वो हमारे पास या तो मतलब इन्वेस्टिगेट करते हैं डिटर्मिनेंट्स को या डिस्ट्रीब्यूशन को एक ख़ास फिनोमेना की एक सिस्टमेटिक और अथेंटिक मैनर के अंदर। जिस तरीके से हमारे पास एपिडेमियोलॉजी क्या है कि द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीज़ और अ पर्टिकुलर फिनोमेना, इसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन हमारे पास वो स्टडी डिज़ाइंस होंगे जो कि हमें एक ख़ास वे, ऑथेंटिक वे में और एक सिस्टमेटिक वे के अंदर हमें या तो डिटर्मिनेंट्स बताते हैं, ठीक है, या फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं। डिज़ीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किसी एक ख़ास फिनोमेना की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, तो वो हमें बताती है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन। Generally, a study design is a specific plan or protocol for conducting the study which allows the investigator to translate the conceptual hypothesis to an operational one। जैसे आप लोगों को पहले मैंने बता दिया कि जी एक हमारा conceptual hypothesis होता है कि ये काम इस तरीके से होगा, लेकिन रिसर्च के अंदर हम टेंटेटिव जनरलाइजेशंस के ऊपर नहीं जा सकते। रिसर्च के अंदर हमें फैक्ट फाइंडिंग करनी होती है, तो उस फैक्ट फाइंडिंग के लिए हम क्या करते हैं कि एक ख़ास स्टडी डिज़ाइन हम चूज़ करते हैं और उसको एक स्टेप वाइज मैनर के अंदर ले करके जाते हैं और आखिर में किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं। स्टडी डिज़ाइन क्या है कि सेट ऑफ डिफाइंड स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट रिसर्च ऑन अ प्रॉब्लम अंडर स्टडी। ठीक है जी, अब क्या है कि वो अब स्टडी डिज़ाइन क्या है हमारे पास कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कुछ ख़ास स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं जो कि हमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करना है, एक ख़ास प्रॉब्लम है, एक गैप है लिटरेचर के अंदर, हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है और उसको हम एक सिस्टमेटिक वे के अंदर देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर डिज़ाइन सेट करते हैं, एक पर्टिकुलर वे और लेआउट और ब्लूप्रिंट सेट करते हैं, जिस ब्लूप्रिंट को हम कहते हैं स्टडी डिज़ाइन। ठीक है, तो डिज़ाइन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि डिज़ाइन विल डिफाइन हाउ स्टडी सब्जेक्ट्स आर सेलेक्टेड। ठीक है, कि आप किस तरीके से अपने मतलब सैम्पलिंग किस तरीके से करते हैं, सब्जेक्ट का आप कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। मेथड ऑफ सैम्पल साइज़ एस्टिमेशन, आप डिफरेंट तरीक़े हैं आप हमारे सैम्पल साइज़ के एस्टिमेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए कौन सा मेथड आपने यूज़ करना है। प्रोसीजर ऑफ डाटा कलेक्शन, आपका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे आप डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, एथिकल कंसिडरेशन सारे करके तो फिर उसके बाद आपने क्या मतलब आपकी मेथोडोलॉजी क्या है, आपका स्टडी इंस्ट्रूमेंट क्या है, आप क्वेश्चनर के थ्रू करेंगे, आप इन डेप्थ इंटरव्यूज़ लेंगे, आप कोई सर्वे कंडक्ट करेंगे, तो आपका डाटा कलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा। डाटा एनालिसिस का प्रोसीजर क्या होगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च है,
ठीक है जी। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेस्ट डिफरेंट जो हम यूज़ करेंगे, हमने कैसे यूज़ करने हैं। और इस तरीके से क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस है तो उसमें हमने किस तरह का डेटा एनालिसिस करना है, हमने कंटेंट एनालिसिस करना है, हमने फ्रेमवर्क एनालिसिस करना है डेटा का। तो ये हमें स्टडी डिज़ाइन बताएगा और वो स्टडी डिज़ाइन हमारा डिफ़ाइन क्या चीज़ करेगा कि प्रॉब्लम हमारा क्या है, गैप क्या है, हमने टाइटल क्या लिया हुआ है। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव स्टडी, कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो हम अप्लाई करेंगे। जिस तरीके से हमने कोई एक प्री एंड पोस्ट स्टडी की और उसके अंदर हम कोई मतलब वेरिएबल्स को देखना चाहते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए हम सपोज़ हमने लिया कि जी किसी एक ख़ास ग्रुप के अंदर, ठीक है, हम ग्रुप्स के अंदर अगर देखना चाहते हैं कि जी उनका अगर मीन स्कोर किसी एक स्केल के ऊपर आया है और उसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं प्री एंड पोस्ट के अंदर, अगर हमने एक प्री टेस्ट लिया फिर उसके बाद पोस्ट टेस्ट लिया तो हमें पता है कि हम पेयर टी टेस्ट यूज़ करेंगे। तो डिफरेंट जिस तरीके से हम कहते हैं कि जी हम सपोज़ 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को हम अगर देखना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप उनके अंदर देखना चाहते हैं तो हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करते हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास डिफरेंट जो टेस्ट है वो हमें कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड है, हम कौन से टेस्ट स्टैटिस्टिकल यूज़ करेंगे, अगेन ये स्टडी डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से वेरिएबल्स को किस एस्पेक्ट के अंदर देखना चाहते हैं। तो डेट विल डिटरमिन द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर पर्टिकुलर स्टडी। अच्छा जी, अब पर्पस क्या है। अब जो डिफरेंट स्टडी डिज़ाइंस हैं उनका पर्पस डेफिनेटली हमारे पास डिफरेंट होंगे, लेकिन जो जनरली हमारे पास मकसद है स्टडी डिज़ाइंस का जो कि हम चूज़ करते हैं उनका क्या है। सबसे पहले कि डिस्क्राइबिंग द प्रेवलेंस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, कि हमारे पास हम प्रेवलेंस हेल्थ प्रॉब्लम्स के प्रेवलेंस देखें, ठीक है। और सिंपल प्रेवलेंस के लिए जैसे आपको मैंने पहले एक एग्जांपल दिया कि उसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हमें सिंपल प्रेवलेंस एक साथ चाहिए, हमें एक्सपोजर और डिजीज़ दोनों पता है और एक स्नैपशॉट एक टाइम पीरियड के ऊपर हम उसको देखना चाहते हैं तो हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं। फिर आइडेंटिफाइंग कॉजेज़ ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। अगर हमें हेल्थ प्रॉब्लम के कॉजेज़ चाहिए, ठीक है जी, एटियोलॉजिकल रिसर्च हम करते हैं। अगर हम डिटर्मिनेंट्स देखना चाहते हैं एपिडेमियोलॉजी के अंदर तो उन डिटर्मिनेंट्स के लिए हम क्या करते हैं कि हम फिर उसके लिए डिफरेंट हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन है जिसको हम यूज़ करते हैं। जिस तरीके से क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, तो उनको हम कंडक्ट करते हैं ताकि हमें कॉजेज़ पता चल जाए। फिर इवॉल्वेटिंग थेरेपी इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, किसी एक थेरेपी को हम इवॉल्वेट करें, जिस तरीके से ट्रीटमेंट है उसको हम देख रहे हैं या प्रिवेंशन की कुछ स्ट्रैटेजीज़ अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ एविडेंस की ज़रूरत होती है जिसके बेस के ऊपर हम या तो हम किसी थेरेपी को इवॉल्वेट करेंगे या फिर मतलब या ट्रीटमेंट करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे। तो उसके लिए हमें ये ज़रूरी होता है कि हमें ये चीज़ें पता हों। अच्छा जी, अच्छा अब हमारे पास जो है कौन से डिज़ाइंस एग्जिस्ट करते हैं कि आइडेंटिफाई द इन्वेस्टिगेट फैक्टर्स इन डिजीज़, कि डिज़ीज़ के अंदर हमारे पास कुछ फैक्टर्स को हम इन्वेस्टिगेट कर सकें। अब उसके लिए जनरली हमारे पास कौन से डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। देयर आर डिफरेंट डिज़ाइंस जो कि हम यूज़ करते हैं। अब जो डिज़ाइंस हमारे पास उनकी डिवीज़न है, तो जनरली अगर हम कहते हैं तो सिंपली हम 2 किस्म के रिसर्चेस करते हैं, ठीक है जी। या तो हम सिंपल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, हम एनालिटिकल रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हमारे पास क्या है, आगे हम और भी डिस्कस करेंगे इसको। जिस तरीके से केस रिपोर्ट है, एक अनयूजुअल केस हमारे पास आ जाए और उसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं, उसकी प्रोसेस को, उसकी प्रोग्रेस को, उसकी फर्दर जो हमारे पास प्रोग्नोसिस को हम देखते हैं, ट्रीटमेंट को देखते हैं, उसकी मतलब एक यूनिक साइन सिम्टम्स को देखते हैं, केस रिपोर्ट। या फिर हमारे पास केसेस आ रहे हैं केस सीरीज़, या फिर हम डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आ जाता है। फिर एनालिटिकल रिसर्च के अंदर आप देख लीजिएगा कि सबसे पहले हमने जैसे डिस्कस किया था पहले भी क्लासेस के अंदर कि जी RCT हमारे पास एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जो कि हमारे पास प्रिसाइसली इस पोजीशन के अंदर होती है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें। तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हमारे पास जो एविडेंस की हायरार्की है उसके अंदर टॉप के ऊपर है। अच्छा, अब इससे आगे भी कुछ है, हाँ अब इससे आगे भी है, जिस तरीके से सिस्टमैटिक रिव्यूज़ है, मेटा एनालिसिस है, मेटा सिंथेसिस है, तो वो एक स्टेप अहेड है।
लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटरवेंशन की, एनालिसिस की, तो उसके अंदर हमारे पास आता है कि जी RCT सबसे टॉप के ऊपर है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जिसके अंदर हम इस काबिल होता है कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ऑथेंटिकली हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कोहॉर्ट स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी है, फिर केस क्रॉसओवर स्टडी है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, बिफोर एंड आफ्टर स्टडी है, क्रॉस सेक्शनल एनालिटिकल और बिफोर एंड आफ्टर स्टडी है, और फिर इस तरीके से इकोलॉजिकल स्टडी है जिसको हम ग्रुप्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, सपोज़ हम किसी एक ख़ास सेगमेंट के अंदर सपोज़ हम देखते हैं कि जी हमारे पास पॉवर्टी इंडेक्स क्या है। ठीक है जी, अब अगर वो पॉवर्टी इंडेक्स हम देखना चाहते हैं तो हम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन लेते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर हम उस इंडेक्स को जानते हैं कि डिफरेंट स्टेटस के अंदर वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर, तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल स्टडी। अगेन ये हमारे पास एक एनालिटिकल स्टडी है। अब टाइम फ्रेम के हवाले से जो हमने स्टडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो एक हमारे पास स्नैपशॉट स्टडी है जो कि हम प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर लेते हैं। उसके अंदर हमारे पास कोई टाइम का वो एलिमेंट नहीं होता, कंपोनेंट नहीं होता कि हम प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए या तो आगे प्रोस्पेक्टिवली चीज़ों को देखते हैं या रेट्रोस्पेक्टिव को देखते हैं। तो इस तरह की स्टडी जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर है प्रोस्पेक्टिव स्टडी। अब प्रोस्पेक्टिव जैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जी लुक्स फॉरवर्ड, लुक्स टू द फ्यूचर, एग्जामिन द फ्यूचर इवेंट्स, फॉलोज अ कंडीशन, कंसर्न और डिजीज़ इन टू द फ्यूचर। अब प्रोस्पेक्टिव स्टडी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक करंट एक सिचुएशन है, उसको हमने लिया और फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर आउटकम हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा, या कोई हेल्थ आउटकम या किसी इंटरवेंशन का आउटकम हम प्रोस्पेक्टिवली देखते हैं उसके अंदर कि ये हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस तरह की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव स्टडी, जो कि मतलब लुक फॉरवर्ड करती है। एक दूसरा हमारे पास है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी मीन कि जी वी आर लुकिंग बैक इनटू द इवेंट्स व्हिच हैज़ हैपेंड और व्हिच हैव हैपेंड इन द पास्ट। जो पास्ट के अंदर हमारे पास इवेंट हुए हैं और उससे कोई आउटकम हमारे पास आया है, उस आउटकम को लेकर के हम बैक जाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या उसकी एक्सपोजर्स हो सकते हैं, क्या कॉज हो सकती हैं, क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो जब हम बैक जाते हैं, लुक बैक इनटू द सीक्वेंस ऑफ द टाइम, ठीक है, तो मतलब इस तरह की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। अच्छा, स्टडी डिज़ाइन जैसे हमने डिस्कस किया कि जी हाइपोथेसिस फॉर्मेशन किन स्टडीज़ के अंदर होती है, जिस तरह से केस रिपोर्ट है, केस सीरीज़ है या डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करते हैं, हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं कि इस तरह हमारे पास हो सकता है। लेकिन जब हम एनालिटिकल स्टडीज़ करते हैं तो उसके अंदर हम कोई मतलब कोरिलेशन देखते हैं, उसके अंदर हम कुछ कॉजेशन के ऊपर बात करते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसा कोई मतलब कोरिलेशन या कॉजेशन हम उसके अंदर देखते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास टेस्टिंग हाइपोथेसिस के अंदर जिस तरीके से क्लिनिकल ट्रायल्स आप कर रहे हैं, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी है, एनिमल स्टडी या लैब स्टडी आप करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं, जिस तरीके से कोहॉर्ट स्टडी है, केस कंट्रोल है या क्रॉस सेक्शनल स्टडी है एनालिटिकल, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इनके अंदर हम क्या करते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। हम हाइपोथेसिस को जनरेट नहीं करते, बल्कि हाइपोथेसिस जो पहले जनरेट हुए हैं केस रिपोर्ट, केस सीरीज़ या डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल्स के अंदर, तो उन हाइपोथेसिस को इन स्टडीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकली टेस्ट करते हैं। अब हमारे पास जो आप सीक्वेंस देखें कि जी डिस्क्रिप्टिव स्टडी जिसके अंदर हम बेसिक स्टडीज़ होते हैं, जिसके अंदर हम हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं, फिर केस कंट्रोल स्टडीज़ है जिसके अंदर आउटकम का रिलेशनशिप हम देखते हैं कि जी हमारे पास एक आउटकम है और फिर हम पीछे जा कर के देखते हैं कि जी क्या मतलब इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या आ रहे हैं। कोहॉर्ट स्टडीज़ डिफाइन इट्स मीनिंग विद एक्सपोजर। जो हम कोहॉर्ट स्टडी की बात करते हैं तो मेनली हम इसके अंदर एक्सपोजर स्टेटस को देखते हैं कि एक कोई ख़ास एक्सपोजर है और उस एक्सपोजर के साथ कुछ इंडिविजुअल्स को हम लेते हैं
और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको हम कोहॉर्ट, बेसिकली एक ग्रुप होता है जो कि एक ख़ास बेसलाइन के ऊपर हमारे पास सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होते हैं और एक सिमिलर एक्सपोजर के साथ होते हैं, उनको आगे हम स्टडी करते हैं कि उनके अंदर हमारे पास आउटकम ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है या नहीं डेवलप हो रहा। तो ये बेसिकली एक्सपोजर के स्टेटस के ऊपर होता है और उस कोहॉर्ट ग्रुप को हम लेते हैं और उसको प्रॉस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली हम स्टडी करते हैं। इस तरीके से क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, जिस तरीके से हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ड्रग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो अब इसके अंदर हम बिल्कुल प्रिसाइसली टेस्ट करते हैं कि जी एक्सपेरिमेंटेशन का टेस्ट उसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, किसी एक ख़ास सपोज ट्रीटमेंट को हम देखते हैं, ट्रीटमेंट मॉडलिटी को देखते हैं और उसके अंदर हम फिर इस नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं कि मतलब किस तरीके से हमारे पास जो ख़ास ट्रीटमेंट है उसने क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस किए और क्या वो इफ़ेक्टिव है या इफ़ेक्टिव नहीं है। अब डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ से हम स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर केस रिपोर्ट्स है। अब केस रिपोर्ट के अंदर क्या है, डिटेल प्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल केस और हैंडफुल ऑफ केसेस। हमारे पास सिंगल केस होता है या बहुत कम केसेस होते हैं और यूजुअली जो कि ऐसे केसेस होते हैं जो कि हमारे पास यूनिक होते हैं, जो न्यू केसेस आते हैं या यूनिक केसेस आते हैं या बहुत रेयर केस हमारे पास आ जाता है कोई, ठीक है, और उसको अगर हम स्टडी करना चाहते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, तो उसको हम कहते हैं केस रिपोर्ट्स। अब इसके अंदर जनरली रिपोर्ट अ न्यू और यूनिक फाइंडिंग, जिस तरीके से अगर हमारे पास जिस तरीके से प्रीवियस अनडिस्क्राइब्ड डिजीज़ है, कोई ऐसी डिजीज़ आ जाती है जिसके ऊपर पहले कोई मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अनएक्सपेक्टेड लिंक बिटवीन डिजीज़, कोई एक डिजीज़ डेवलप हुआ एक इंडिविजुअल के अंदर और उसको पहले कोई सपोज़ कोई कोमोर्बिडिटी थी और उस कोमोर्बिडिटी के साथ किसी अनयूजुअल डिजीज़ कोई ऐसी प्रेजेंट कर रही है जो कि यूजुअली हमारे पास प्रेजेंट नहीं करती, तो उसको हम लिंक अगर करते हैं तो वो हमारे पास एक यूनिक केस हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड न्यू थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट, आप कोई थेरेपी दे रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई ड्रग दे रहे हैं, कोई साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन कर रहे हैं, कोई भी इंटरवेंशन कर रहे हैं और आपको कोई इफ़ेक्ट ऐसा नज़र आ गया कि जी वो आपको नज़र नहीं आना चाहिए था, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, तो वो अगर आपको आता है, या फिर कोई एडवर्स इवेंट्स ऐसे आ जाते हैं, सपोज़ आप कोई मतलब इंटरवेंशन कर रहे हैं, कोई सर्जरी हो रही है, कोई आप ड्रग दे रहे हैं और उसका या कोई आप कोई सा भी इंटरवेंशन कर रहे हैं और इसके आपके एडवर्स इवेंट्स आ जाए जो कि यूजुअली नहीं होते, तो उसको हम केस रिपोर्ट की सूरत में उसको डिस्क्राइब करते हैं और उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। फिर केस सीरीज़ के अंदर क्या है कि एक्सपीरियंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स विद अ सिमिलर डायग्नोसिस, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या होता है कि जी सिमिलर डायग्नोसिस के साथ जो हमारे पास लोग होते हैं उनकी जो एक्सपीरियंसेस है उनको हम देखते हैं, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या है कि इसके अंदर ये है कि हम जो प्रेवलेंट डिजीज़ है उनको हम असेस करते हैं। ज़्यादातर केसेस में बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम अ सिंगल और मल्टीपल सोर्सेज, अब किसी भी सोर्स से जो है हम केस को ले सकते हैं, ठीक है जी। या मतलब हमारे पास क्या है कि जी मल्टीपल अकरेंसेस है अनयूजुअल केसेस की, जो कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास एक जैसे हैं, ठीक है, कि मल्टीपल अकरेंसेस आ रहे हैं अनयूजुअल केसेस की जो कि उनके एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि जी हम इसकी जो सिम्टम्स की फ्रिक्वेंसी है या कैरेक्टरिस्टिक्स की जो डिज़ीज़ के साथ जो लोग हैं उनकी जो सिम्टम्स है या उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी जो फ्रिक्वेंसी है उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम एक कॉजल हाइपोथेसिस को हो सकता है कि जनरेट करें, ठीक है जी। तो इस तरीके के जो केस सीरीज़ है इससे हमें ये बेनिफिट होते हैं। केसेस में बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम अ सिंगल और मल्टीपल सोर्सेज, जनरली रिपोर्ट अ न्यू यूनिक कंडीशन। अगेन हमारे पास एक यूनिक कंडीशन है, लेकिन हमारे पास क्या है कि जी मल्टीपल अकरेंसेस हो रहे हैं और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर रहे हैं, साइन सिम्टम्स डेवलप कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या हो गया कि जी हमने उन केस को देखना है, एक सीक्वेंस के अंदर देखना है। मे बी ओनली रियलिस्टिक डिज़ाइन फॉर रेयर डिसऑर्डर्स, ठीक है जी। और जो हमारे पास जाहिर सी बात है कि रेयर डिसऑर्डर्स जो हमारे पास फ्रीक्वेंट डिसऑर्डर्स है उसके ऊपर ऑलरेडी हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है। जो रेयर डिसऑर्डर्स होता है उसके ऊपर इतना ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं होता और उसको हम एक्सप्लोर करना चाहते होते हैं,
उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखना चाहते होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो रेयर डिसऑर्डर्स है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना पड़ता है। एक रीज़न तो ये है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है, दूसरा ये है कि अगर इतना सारा हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं तो हमें उसके लिए एक रेयर कंडीशन चाहिए, एक रेयर डिसऑर्डर चाहिए। अच्छा जी, अब एडवांटेजेस क्या है केस सीरीज़ की? यूज़फुल फॉर हाइपोथेसिस जनरेशन, ठीक है, जिसे मतलब ऑब्वियस है कि जी उससे हम कोई मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं या मतलब कोई सिम्टम्स है उसकी मतलब फ्रिक्वेंसी को हम देखते हैं, तो इससे हम इस एबल होते हैं कि हम हाइपोथेसिस को जनरेट करें। इंफॉर्मेटिव फॉर वेरी रेयर विद फ्यू एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर, ठीक है जी, जो रेयर डिजीज़ हैं जिसके हमारे पास जो है रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा कम एस्टैब्लिश किए गए हैं कि ये रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे पास ये डिज़ीज़ हो रही है, तो अगर वो हमें इतनी ज़्यादा नहीं पता, जैसे पहले हमने कहा, तो ऐसे डिजीज़ के लिए जो कि मतलब जिसके के लिए कोई इस्टेब्लिश्ड रिस्क फैक्टर्स नहीं है, वो डिज़ीज़ हमारे पास आ जाए तो उसके ऊपर हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन केस सीरीज़ से मिल सकती है। कैरेक्टराइजेस एवरेजेस फॉर डिसऑर्डर्स, और इस डिसऑर्डर्स के लिए वो एवरेजेस को कैरेक्टराइज करती हैं सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर, उनकी कैलकुलेशन की बेस के ऊपर, उनकी मतलब टेम्पोरलिटी के ऊपर। तो हमें एक मतलब जो डिसऑर्डर्स के लिए वो एवरेजेस है वो हम उसके अंदर डिटर्मिन कर सकते हैं। पर डिसएडवांटेजेस क्या है कि कैन नॉट स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसके अंदर हमें ये नहीं पता कि कॉज एंड इफेक्ट क्या है, क्या चीज़ कॉज कर रही है। रेयर डिसऑर्डर है, कैरेक्टरिस्टिक्स इतनी ज़्यादा पता नहीं है, डिस्क्रिप्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो रिस्क फैक्टर इतने इस्टेब्लिश नहीं है, तो हम इसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट नहीं देख सकते। और कैन नॉट असेस डिजीज़ फ्रिक्वेंसी, और इसके अंदर जो है डिज़ीज़ फ्रिक्वेंसी हम असेस नहीं कर सकते, यूनिक केसेस है और मतलब हमारे पास जो है फ्यू केसेस आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इसके अंदर। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ के अंदर जिस तरीके से हमने पहले डिस्कस किया, केस रिपोर्ट है, वन केस ऑफ अनयूजुअल फाइंडिंग्स, फिर केस सीरीज़ है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल केसेस ऑफ फाइंडिंग्स जिस तरीके से अनयूजुअल फाइंडिंग्स है। अच्छा जी, अब पॉपुलेशन बेस्ड केसेस विद डिनोमिनेटर, अब जो पॉपुलेशन बेस्ड केसेस है विद डिनोमिनेटर, जिसको हम कहते हैं कि जी जिस तरीके से हम डिफरेंट रेट्स को देखते हैं, सपोज़ हम पॉवर्टी इंडेक्स देखते हैं, ठीक है जी, अनयूजुअल कोई हम उसके अंदर कोई ऐसी जो डाटा हमें अवेलेबल हमारे पास नहीं है, ठीक है जी, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के अंदर जो कि पॉपुलेशन बेस्ड है, इकोलॉजिकल इन नेचर है, तो उसकी हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। स्टडी डिज़ाइन के अंदर एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, अब एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के अंदर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं जिसके अंदर हमारे पास जो गोल्ड स्टैंडर्ड है सबसे टॉप के ऊपर है वो RCTs है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स है, कम्युनिटी ट्रायल्स है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, ग्रुप डाटा जिसके लिए हम वी डोंट हैव सब्जेक्ट लेवल इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, इकोलॉजिकल स्टडी, और इंडिविजुअल डाटा है, क्रॉस सेक्शनल एनालिटिकल स्टडी है, कोहॉर्ट स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी है और केस क्रॉस ओवर स्टडी है। आगे इन सब को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। अब जैसे पहले हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी को डिस्कस किया, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ का एक लेक्चर हमारा हुआ कि ट्रीटमेंट इन और एक्सपोजर अकर इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, उसके अंदर हमने 3 चीज़ें डिस्कस की थी कि जी हमारे पास रैंडमाइजेशन हो, हमारे पास जो है कंट्रोल हो, ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो, और तीसरी चीज़ हम उसके अंदर मैनिपुलेशन कर सके। तो एक कंट्रोल, हम जब मैनिपुलेशन करते हैं हमारे पास इन्वायरमेंटल कंट्रोल होता है और हमारे पास कंट्रोल ग्रुप या होता है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम बेस्ट पोजीशन के अंदर होते हैं कि हम एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर काम करें। प्लान्ड रिसर्च डिज़ाइन, एक वेल प्लान्ड रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, ठीक है जी, जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी बायसेस है या कन्फाउंडर्स है हम उसको मिनिमाइज़ कर सके, और उसके लिए एक बेस्ट जो तरीका है वो क्या है, RCTs है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स है, एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक तो हमारे पास कंट्रोल होता है, मैनिपुलेशन हम करते हैं, रैंडमाइजेशन करते हैं, तो इससे बहुत सारे जो है हमारे पास जो बायसेस है वो कम हो जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स आर द मोस्ट वेल नोन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जिस तरह से क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है जी,
क्लिनिकल ट्रायल यूज़ रैंडमली असाइन डाटा, ठीक है जी। अब इसमें जिस तरह से पहले से हमने डिस्कस किया हुआ था कि जी इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जी रैंडमली असाइन डाटा या रैंडमली असाइन सब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, इवॉल्वेट करते हैं और उस डाटा को हम लेते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो बायस है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। कम्युनिटी ट्रायल्स यूज़ नॉन रैंडम डाटा। अब जो कम्युनिटी ट्रायल्स है वो थोड़े से डिफरेंट है, जिसके अंदर हम नॉन रैंडम डाटा यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास जो डाटा है उसको हम अपने सिस्टमेटिक वे के अंदर हम उसको मैनिपुलेट करें, ठीक है जी। और कोशिश करें कि हमारे पास जो इस्टेब्लिशिंग है ऑफ द कॉजेशन है उसको हम इस्टेब्लिश कर सकें। Observational studies non-experimental, observational because there is no individual intervention, ठीक है जी। observational study के अंदर क्या है कि जी individual intervention इसके अंदर नहीं होती। treatment and or exposure occur in a non-controlled environment। अब इसके अंदर हमारे पास जो ट्रीटमेंट है या एक्सपोजर है हम इसको एक नॉन कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर करते हैं। इंडिविजुअल कैन बी ऑब्जर्व प्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली और करंटली। या तो हम इसको प्रोस्पेक्टिवली देख सकते हैं इंडिविजुअल्स को, या रेट्रोस्पेक्टिवली हम देख सकते हैं, या फिर करंटली जिस सिचुएशन के अंदर है उसको हम देखते हैं। जैसे क्रॉस सेक्शनल है जिसके अंदर हम करंट सिचुएशन के अंदर केसेस को देखते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है कि एन ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन दैट सर्वेज एक्सपोजर्स एंड डिजीज स्टेटस एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम, ठीक है जी। हम एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं एक पॉपुलेशन का और उसके अंदर हम एक ख़ास किस्म के हेल्थ आउटकम को या ख़ास कैरेक्टरिस्टिक को, एक किसी ख़ास प्रेवेलेंस को हम देखते हैं एट सिंगल पॉइंट इन टाइम। तो इस तरह की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसके अंदर हम ना तो हम रेट्रोस्पेक्टिवली जाते हैं ना हम प्रोस्पेक्टिवली जाते हैं। तो एट सिंगल पॉइंट इन टाइम जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अच्छा जी, अब ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो है हमारे पास और टाइम लाइन्स इसको आप देख लीजिएगा कि प्रेजेंट डिजीज़ और एक्सपोजर जब हम एक साथ एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अगर हम एक्सपोजर स्टेटस को देखते हैं, ठीक है जी, और उस एक्सपोजर के बेस के ऊपर अगर हम फॉलो करते हैं एक ख़ास ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कि वेदर आउटकम ऑफ इंटरेस्ट डेवलप इन दीज पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स और नॉट, so in that particular situation we will be with that cohort group and we will be following that cohort which is with a particular exposure and we will be looking forward for development of certain outcome or in the form of certain disease। कि exposure है presently हम prospectively इसको देख रहे हैं कि whether the disease occurs with this particular exposure or not and with how much intensity। फिर केस कंट्रोल स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं कि अब पास्ट के अंदर कोई एक्सपोजर हुआ है और एक डिज़ीज़ हमारे पास डेवलप हो चुकी होती है, ठीक है जी। तो हम प्रेजेंटली डिज़ीज़ को लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि जी व्हाट काइंड ऑफ एक्सपोजर दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैज़ हैड विच इज़ विद दिस पर्टिकुलर डिज़ीज़, ठीक है जी। उसके अंदर हम देखते हैं कि उनके रिस्क फैक्टर्स है, क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स को वो एक्सपोज हुआ है जिसकी वजह से उसने इस डिज़ीज़ को डेवलप किया है। तो एक डिज़ीज़ हमारे पास ऑलरेडी इन हैंड है और हम मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली जाते हैं और देखते हैं कि क्या एटियोलॉजी हो सकती हैं, क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, क्या डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए। अच्छा जी, क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन स्टडी पॉपुलेशन हम लेते हैं, फिर उसके अंदर डिज़ीज़ स्टेटस को लेते हैं और नो डिज़ीज़ स्टेटस को लेते हैं, ठीक है जी। और फिर हम देखते हैं कि जी अगर जिसको और एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर हम देखते हैं, ठीक है जी, एक ख़ास टाइम के ऊपर हम देखते हैं कि फैक्टर हमारे पास प्रेजेंट है या फैक्टर हमारे पास एब्सेंट है और डिज़ीज़ हमारे पास है या डिज़ीज़ हमारे पास नहीं है, ठीक है जी। तो या डिज़ीज़ फैक्टर प्रेजेंट, फैक्टर एब्सेंट, नो डिज़ीज़ और डिज़ीज़ फैक्टर प्रेजेंट एंड फैक्टर एब्सेंट। एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हम लेते हैं कि डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ नहीं है और फैक्टर प्रेजेंट था या नहीं था और उसको हम एनालाइज करते हैं एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। तो इस तरह की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ जो है ऑफन यूज टू स्टडी कंडीशन दैट आर रिलेटिवली फ्रीक्वेंट विद लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है जी। जिस तरीके से नॉन फैटल है या क्रोनिक डिजीज़ है जो कि प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रही है, या ऐसे कंडीशन जो कि रिलेटिवली बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं
तो उनको हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर अच्छे तरीके से उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद इट मेजर प्रेवेलेंस नॉट इंसिडेंस ऑफ द डिजीज़, ये हमें सिर्फ प्रेवेलेंस बताती है, इंसिडेंस हमें नहीं बताती, क्योंकि हम एक ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हम देखते हैं कि एक डिज़ीज़ हमारे पास है, कितनी है, कितनी मतलब एग्रेशन के साथ, कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर एक डिज़ीज़ हमारे पास प्रेजेंट कर रही है। तो दैट्स वाई मतलब इट मेजर्स ओनली द प्रेवेलेंस ऑफ द डिज़ीज़। एग्जाम्पल्स के अंदर जिस तरीके से हम कम्युनिटी सर्वे करते हैं, ठीक है जी। अब नॉट सुटेबल फॉर स्टडिंग रेयर और हाईली फैटल डिजीज़ और अ डिजीज़ विद शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है जी। और जिस डिजीज़ का शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्सप्रेशन है तो डेफिनेटली उसके अंदर जो हम प्रेवेलेंस रेट्स को हम देखेंगे तो वो हमें इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं मिलेंगे। या फिर जब हमारे पास जिस डिज़ीज़ की फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है तो उसको हम इस एबल नहीं होंगे कि हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर उसकी जो अल्टीमेट गोल है क्रॉस सेक्शनल का, जिसके अंदर हम एक एग्जैक्ट प्रेवेलेंस को देखते हैं, तो वो हम इसके अंदर नहीं देख सकते इन कंडीशंस में। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ के डिसएडवांटेजेस क्या है कि वीकेस्ट ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन है, सबसे ज़्यादा बॉटम के ऊपर है, ठीक है जी। एक बॉटम लाइन स्टडी है, एक बेस लाइन स्टडी है जो कि हमें जस्ट एक प्रेवेलेंस बताती है किसी खास पर्टिकुलर एक कंडीशन की। इट मेजर प्रेवेलेंस नॉट इंसिडेंस ऑफ द डिजीज़, प्रेवेलेंट केसेस और सर्वाइवर्स, ठीक है जी। अब जो हमारे पास प्रेवेलेंट केसेस वो सर्वाइवर हो सकते हैं, उसके अंदर हमें जो फर्टिलिटी रेट हम देखते हैं जिस तरीके से हम देखते हैं बाकी स्टडी डिज़ाइन के अंदर, तो हम इसके अंदर नहीं दे सकते। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि इसके अंदर टेम्पोरल रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, बिकॉज कि हमने कोई एक्सपोजर नहीं देखा, हम फिर उसको फॉलो नहीं कर रही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वी कैन नॉट एस्टैब्लिश टेम्पोरलिटी इन दिस पर्टिकुलर केस। सो द टेम्पोरल सीक्वेंस ऑफ एक्सपोजर एंड इफेक्ट मे बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू डिटरमिन कि वेदर द डिजीज़ कम फर्स्ट या एक्सपोजर कम फर्स्ट। यूजुअली डोंट नो व्हेन डिजीज़ अकर्ड, ठीक है जी। रेयर इवेंट्स अ प्रॉब्लम, अब इसके अंदर जो हमारे पास रेयर इवेंट्स है तो मतलब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि वो हम उसके अंदर नहीं देख सकते, उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करनी पड़ती है, या फिर उसके ऊपर आपको केस रिपोर्ट, केस सीरीज़ करना पड़ता है अगर हमारे पास रेयर इवेंट्स है और यूनिक है। क्विकली इमर्जिंग डिजीज़ आर ऑल्सो अ प्रॉब्लम, जो हमारे पास क्विकली इमर्जिंग डिजीज़ है तो उसका अगेन हम प्रेवेलेंस स्टेटस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। फॉर देट हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है वो बेस्ट डिज़ाइन नहीं है। अच्छा, केस कंट्रोल स्टडी के अंदर क्या है, इन ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन कंपेयरिंग एक्सपोजर इन डिजीज़ केसेस वर्सेस हेल्दी कंट्रोल्स फ्रॉम सेम पॉपुलेशन। बेस लाइन के ऊपर हम देखते हैं और बेस लाइन के अंदर एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम कुछ इंडिविजुअल्स को लेते हैं जो कि डिजीज़ के अंदर होते हैं, और फिर कुछ कंट्रोल हम लेते हैं सेम पॉपुलेशन से, ठीक है जी। एक्सपोजर डेटा इज़ कलेक्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली, अब हम पीछे जाते हैं और फिर उनका एक्सपोजर डेटा देखते हैं, ठीक है जी, कि जो लोग हमारे पास बीमार है उनकी एक्सपोजर क्या थी, जो लोग हमारे पास बीमार नहीं है उनकी एक्सपोजर क्या थी, और जो लोग हमारे पास डिजीज़ हैं उनके लिए क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, जो हमारे पास डिजीज़ नहीं है उसका एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है जो रिस्पेक्टिवली जा करके पीछे जा करके हम उसको देखते हैं, उनके डाटा को हम कलेक्ट करते हैं। मोस्ट फीजिबल डिज़ाइन वेयर डिजीज़ आउटकम्स आर रेयर, ठीक है जी। अब ऐसे डिज़ाइन ये हमारे पास जो केस कंट्रोल स्टडी है ये हमारे पास उस सिचुएशन के अंदर फिजिबल है जहाँ पे हमारे पास जो डिजीज़ आउटकम्स है वो हमारे पास रेयर हैं, ठीक है जी। जो रेयर आउटकम के साथ जो डिजीज़ होते हैं तो उसका हम आसानी के साथ जो है उसका देख सकते हैं कि जी रेट्रोस्पेक्टिवली जा करके हम क्वांटिफाई कर सके कि उनके जो एटियोलॉजिकल जो डिटर्मिनेंट्स थे वो क्या थे। केस कंट्रोल स्टडी का आप देखेंगे ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आपने इस स्टडी को स्टार्ट किया, केसेस आपने लिए और कंट्रोल्स आपने लिए, ठीक है जी। अब केसेस के अंदर हमारे पास वो लोग हैं जो कि डिजीज़ के साथ है, और कंट्रोल के अंदर जो लोग हैं वो उनको डिजीज़ नहीं है, और फिर हम पीछे जा करके एक्सपोजर को और डिफरेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर्स को हम अगर देखना चाहते हैं तो उसको हम देखते हैं और उसके हवाले से हम अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास इस तरीके से है कि स्टडी पॉपुलेशन है, स्टडी पॉपुलेशन में से हम केसेस लेते हैं और कंट्रोल्स लेते हैं। केसेस वो हैं जिनको डिजीज़ है, कंट्रोल वो है जिनको डिजीज़ नहीं है। फिर हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिजीज़ को कॉज कर सकती हैं, तो हम देखते हैं
पीछे जा कर के देखते हैं कि जी अब डिज़ीज़ तो हो गई है, फैक्टर प्रेजेंट था या फैक्टर नहीं था, या फिर कंट्रोल्स के अंदर तो हमारे पास डिज़ीज़ नहीं है लेकिन फैक्टर क्या था जो कि हम उसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये डिज़ीज़ कॉज कर रहा है, या फैक्टर हमारे पास एब्सेंट था। अब केस कंट्रोल स्टडी के स्ट्रेंथ्स क्या है कि ये हमारे पास इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू जिस तरीके से हम कोहॉर्ट स्टडी करते हैं, तो कम एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं है, एफिशिएंट फॉर स्टडिंग रेयर डिजीज़। और रेयर डिजीज़ को हम अगर स्टडी करना चाहते हैं तो उसके अंदर इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, क्योंकि रेयर डिजीज़ को अगर आप प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉलो करते हैं तो वो बहुत खासा एक्सपेंसिव हो जाता है और मुश्किल होता है, फिजिबिलिटी कम हो जाती है। लिमिटेशंस क्या है केस कंट्रोल की कि इनअप्रोप्रिएट व्हेन डिजीज़ आउटकम फॉर अ स्पेसिफिक एक्सपोजर इज़ नॉट नोन एट द स्टार्ट ऑफ द स्टडी। जब आपको एक पर्टिकुलर एक्सपोजर का नहीं पता तो फिर आप कैसे रेट्रोस्पेक्टिवली जा करके देखेंगे। तो ये एक हमारे पास है कि जिस डिज़ीज़ के लिए स्पेसिफ़िक हमारे पास कोई एक्सपोजर हमें पहले से पता नहीं है तो फिर रेट्रोस्पेक्टिवली जा करके हम कैसे डिग आउट करेंगे, ये एक लिमिटेशन है। एक्सपोजर मेजरमेंट टेकन आफ्टर डिजीज़ अकरेंस, ठीक है जी। अब जो हम देखते हैं कि एक्सपोजर के मेजरमेंट डिजीज़ के अकरेंस के बाद हम लेते हैं, ठीक है जी। रेट्रोस्पेक्टिवली जाओ करके हम कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं तो उससे हम फिर देखते हैं कि क्या डिज़ीज़ हुई है या नहीं हुई है। तो ये टेम्पोरलिटी इस्टेब्लिश करना और एक्सपोजर की जो इंटेंसिटी की है उसको इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। डिजीज़ स्टेटस कैन इन्फ्लुएंस सेलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। और फिर अगेन हमारे पास जो ज़ाहिर सी बात है कि हम एक डिजीज़ स्टेटस लेते हैं तो उसकी वजह से जो हम सिलेक्शन जो सब्जेक्ट के सिलेक्शन है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है, ठीक है जी। कि जो लोग डिजीज़ स्टेटस के अंदर है तो उनको हम किस तरीके से सेलेक्ट करें और फिर उनके लिए क्या क्राइटेरिया रखें, और फिर जो अगेन हम उसको लेते हैं तो अगर कोई कोमोबिडिटी है, कोई कंफाउंडर्स है, उसको हम एक पर्टिकुलर वे के अंदर हम नहीं देख सकते। अच्छा जी, अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर जिस तरीके से हमारे पास केस क्रॉसओवर स्टडीज़ है, ठीक है जी। अब इसके अंदर स्टडी ऑफ इवेंट ट्रिगर्स विद इन एन इंडिविजुअल, ठीक है जी। अब हमारे पास एक ख़ास इवेंट है एक इंडिविजुअल के अंदर जो कि वो ट्रिगर करता है, ठीक है जी। तो उसको हम देखते हैं। स्टिल अ केस एंड कंट्रोल कंपोनेंट बट information on both components will come from the same individual who is ultimately a case। और उसके अंदर क्या करते हैं कि एक हमारे पास केस है, केस के ऊपर हम ही करते हैं, ठीक है जी। फिर हमारे पास स्टिल ये हमारे पास केस और कंट्रोल कंपोनेंट है, लेकिन इंफॉर्मेशन हमारे पास जो दोनों कंपोनेंट से आ रहे हैं तो वो अल्टीमेटली हमारे पास किस चीज़ से आएंगे, एक केस से आएंगे। अब इसके अंदर हमारे पास केस कंपोनेंट क्या है कि हज़ार्ड पीरियड विच इज़ द टाइम पीरियड राइट बिफोर द डिजीज़ और इवेंट ऑनसेट। फॉर एग्जांपल पीरियड ऑफ हैवी लिफ्टिंग राइट बिफोर एन एमआई। एक हमारे पास केस कंपोनेंट है कि केस कंपोनेंट के अंदर हमारे पास हज़ार्ड पीरियड है जिसको हम देखते हैं कि जी डिज़ीज़ स्टार्ट होने से पहले या डिज़ीज़ के ऑनसेट से पहले हमारे पास कोई एक इस तरह का हज़ार्ड था जो कि प्रेजेंट कर रहा था। जिस तरीके से एक बंदे को एमआई हुई, अब वो डिज़ीज़ कंडीशन के अंदर है, केस है हमारे पास, लेकिन उससे पहले जो है उसका एक हज़ार्ड गया था कि वो हैवी लिफ्टिंग कर रहा था जो कि उसने किसी तरीके से कंट्रीब्यूट किया हो उस डिज़ीज़ को। फिर कंट्रोल कंपोनेंट है कंट्रोल पीरियड विच इज़ अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल अदर देन द हज़ार्ड पीरियड। फिर उसके हज़ार्ड पीरियड से हट करके जो हमारे पास जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं कंट्रोल कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ पीरियड ऑफ हैवी लिफ्टिंग प्रायर टू द टाइम राइट बिफोर एमआई, कि एमआई से पहले, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से पहले हमारे पास ऐसा पीरियड जिसके अंदर उस बंदे ने बिल्कुल ही कोई हैवी लिफ्टिंग नहीं की है, ठीक है जी। तो अब इस तरह इस केस को हम लेते हैं और फिर देखते हैं, फिर डिफरेंट केसेस को अगर हम लेते हैं और उसको हम क्रॉस ओवर करते हैं और देखते हैं कि जी उनका जो हज़ार्ड पीरियड था वो क्या था और फिर जो कंट्रोल कंपोनेंट था या कंट्रोल पीरियड था वो क्या था, और फिर आउटकम को हम उसके बाद डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। तो इस तरीके से हम इसको क्रॉस करते हैं। तो इस तरह इसको कहते हैं इसलिए कि ये हमारे पास केस क्रॉस ओवर स्टडी है। अच्छा जी, फिर हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन के अंदर है कोहॉर्ट स्टडीज़।
ठीक है जी। कोहॉर्ट स्टडीज़ इन ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन कंपेयरिंग इंडिविजुअल्स विद अ नोन रिस्क फैक्टर और एक्सपोजर विद अदर्स विदाउट द रिस्क फैक्टर्स और एक्सपोजर, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम एक्सपोजर स्टेटस को देखते हैं, ठीक है जी। ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन है और उसके अंदर हम एक कोहॉर्ट लेते हैं। कोहॉर्ट हमारे पास एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि बेस लाइन के ऊपर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, तो उस ग्रुप को हम कहते हैं कोहॉर्ट। और उस कोहॉर्ट को हम देखते हैं किस बेस के ऊपर, एक्सपोजर के बेस के ऊपर, रिस्क फैक्टर के ऊपर, ठीक है जी। और उनको हम कंपेयर करते हैं उन लोगों के साथ जो कि विदाउट द एक्सपोजर और रिस्क फैक्टर हों, लुकिंग फॉर अ डिफरेंस इन द रिस्क और इंसिडेंस ऑफ अ डिजीज़ ओवर अ टाइम। फिर देखते हैं कि जो लोग एक्सपोज है और उसको हम फॉलो कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कोहॉर्ट एक्सपोज है, ठीक है जी, तो उसको हम देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जी इस एक्सपोजर के साथ क्या वो हमारे पास एक आउटकम ऑफ इंटरेस्ट है वो डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा, और जो लोग एक्सपोजर के साथ नहीं हैं वो क्या उस आउटकम को डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है जी। अब ये हमारे पास बेस्ट ऑब्जर्वेशन डिज़ाइन है क्योंकि इसके अंदर हम लॉन्गिट्यूडनली देखते हैं, एक्सपोजर स्टेटस हमें पता होता है और बार बार हम एक्सपोजर स्टेटस को देखते हैं, ठीक है जी। और फिर आखिर में हम देखते हैं कि हमारे पास अब एक आउटकम ऑफ इंटरेस्ट विद एक्सपोजर आया कि नहीं आया, और आउट ऑफ कम ऑफ इंटरेस्ट विदाउट एक्सपोजर हमारे पास आया कि नहीं आया। डेटा यूजुअली कलेक्टेड प्रॉस्पेक्टिवली, और इसके अंदर जो हमारे पास डेटा कलेक्शन है उसको हम क्या करते हैं, उसको प्रॉस्पेक्टिवली हम कलेक्ट करते हैं। यूजुअली हम प्रॉस्पेक्टिवली हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एक्सपोजर है एक ग्रुप के अंदर एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, और उन्हीं ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एक ग्रुप के अंदर हमारे पास वो एक्सपोजर हमारे पास नहीं है या रिस्क फैक्टर नहीं है, और उनको हम फॉलो करते हैं ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास आउटकम ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम आगे जा कर के प्रॉस्पेक्टिवली जा कर के हम डेटा को देखते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रॉस्पेक्टिव कोहॉर्ट। अब कोहॉर्ट डिज़ाइन के अंदर आप देख लीजिएगा जो येलो एरो है, यहाँ से हम स्टडी को स्टार्ट करते हैं, स्टडी पॉपुलेशन को हम देखते हैं, ठीक है जी। और ये स्टडी पॉपुलेशन हमारे पास वो सारे लोग हैं जो कि फ्री ऑफ द डिजीज़ है, ठीक है जी। जिस तरीके से केस कंट्रोल स्टडी के अंदर हमने लिया ना कि डिजीज़ के साथ आउटकम के साथ लोग थे, अब इसके अंदर हमने फ्री ऑफ द डिजीज़ लोगों को लिया, और फिर हमने फैक्टर या मतलब हमने एक्सपोजर स्टेटस को लिया, ठीक है जी, कि फैक्टर या एक्सपोजर प्रेजेंट है और दूसरे ग्रुप के अंदर हमारे पास फैक्टर और एक्सपोजर एब्सेंट है। फिर हम उनको फॉलो करते हैं एक प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और फिर देखते हैं कि हमारे पास डिजीज़ या आउटकम आ रहा है उन लोगों के अंदर जिनके अंदर हमारे पास जो एक्सपोजर था या फैक्टर था वो था, और या डिजीज़ नहीं आ रही है, या और फिर उन लोगों के अंदर हम देखते हैं जिनके अंदर फैक्टर या एक्सपोजर नहीं था, तो उनको डिजीज़ हो रही है, कितनी हद तक हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है जी। तो उनको आगे हम टाइम फ्रेम के साथ देखते हैं। अब हमारे पास प्रोस्पेक्टिव स्टडी के अंदर लुक फॉरवर्ड, लुक्स टू द फ्यूचर, एग्जामिन फ्यूचर इवेंट्स, फॉलो अ कंडीशन, कंसर्न और डिजीज़ इनटू द फ्यूचर। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक जगह के ऊपर हमने लिया एक एक्सपोजर स्टेटस को, और उन एक्सपोजर स्टेटस के बेस के ऊपर आगे हमने फॉलो किया उन इंडिविजुअल्स को कि क्या इस पर्टिकुलर एक्सपोजर के साथ ये लोग हमारे पास कोई डिज़ीज़ या कोई आउटकम डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम आगे जा कर के प्रॉस्पेक्टिवली देखते हैं। अच्छा जी, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी के अंदर क्या है कि मेजर एक्सपोजर इन कन्फाउंडर वेरिएबल्स। सबसे पहले हम कन्फाउंडर वेरिएबल्स और एक्सपोजर को हम देखते हैं बेस लाइन के ऊपर, ठीक है, और फिर हम देखते हैं एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड लोगों को, ठीक है जी, कि जो लोग हमारे पास एक ख़ास फैक्टर को एक्सपोज है, सपोज किसी मतलब लोग हैं जो कि बेस लाइन के ऊपर एक जैसे हैं, काम करते हैं, ठीक है जी, एक ख़ास एरिया के अंदर सपोज़ लेबर है, और कुछ लोग जो है सपोज़ वो मतलब स्टोन कटिंग कर रहे हैं, एस्बेस्टॉस को उनका एक्सपोजर है। दूसरे जो ग्रुप है वो कोई ऐसे जनरली काम करते हैं उस एरिया के अंदर, उनका एक्सपोजर नहीं है, बेस लाइन के ऊपर सेम है। और फिर आगे हम देखते हैं कि जी क्या ये लोग जो कि एस्बेस्टॉस को एक्सपोज है, क्या ये एस्बेस्टॉस डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कितने इंटेंसिटी के साथ कितने लोग हमारे पास एक्सपोज हो रहे हैं, और वेदर हमारे पास आउटकम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो फिर हम देखते हैं कि जी जो एस्बेस्टॉस को लोग एक्सपोज है वो एस्बेस्टॉसिस डेवलप कर रहे हैं, जो एक्सपोज नहीं है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आगे जा कर के प्रॉस्पेक्टिवली जा कर के हम देखते हैं। अच्छा, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। अब रेट्रोस्पेक्टिव जिस तरीके से हम बैकवर्ड जाते हैं, ठीक है जी, तो लुक्स बैक इन टाइम टू स्टडी इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड। कुछ इवेंट जो हमारे पास अकर हो चुके हैं हम बैक
पे जाते हैं और देखते हैं कि मतलब उनके क्या रीज़न्स थे जो कि वो फैक्टर्स हमारे पास डेवलप हुए। रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, ठीक है जी। अब रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी के अंदर सपोज़ क्या है हमारे पास, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सपोज़ हमारे पास कोई आउटकम है, ठीक है जी, और उस आउटकम का हम देखते हैं एक्सपोजर स्टेटस, ठीक है जी। जिस तरीक़े से हम केस कंट्रोल के अंदर देखते थे कि हमारे पास क्या ऐसे फैक्टर्स है जो कि मतलब वो हमारे पास किसी एक ख़ास डिजीज़ को कॉज कर रही है, ठीक है जी। वहाँ पे हम फैक्टर्स को देख रहे थे, डिटर्मिनेंट्स को देख रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं, हम कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को साथ साथ में फिर देखते हैं, ठीक है जी। लेकिन पहले हमारे पास क्या होता है कि एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड हमारे पास एक आउटकम है, ठीक है जी, जो कि डेवलप एक्सपोज्ड है और नॉन एक्सपोज्ड है, और फिर उसके अंदर हमारे पास जो आउटकम है वो डेवलप हुआ या नहीं हुआ, ठीक है जी। तो आउटकम के बेसिस के ऊपर के आउटकम हमारे पास है तो क्या उसकी एक्सपोजर स्टेटस थी या नहीं थी, रेट्रोस्पेक्टिवली जा करके हम देखेंगे। और फिर नॉन एक्सपोज्ड लोगों के अंदर हम देखेंगे कि जो आउटकम जिन लोगों को है, अब आउटकम के साथ हमारे पास लोग हैं और उनका एक्सपोजर स्टेटस रेट्रोस्पेक्टिवली हम देखते हैं, ठीक है जी। पीछे जा करके हम देखते हैं कि उनको मतलब एक्सपोजर स्टेटस उनका क्या था। अब कोहॉर्ट स्टडी के अंदर हमारे पास स्ट्रेंथ्स क्या है, एक्सपोजर स्टेटस डिटरमाइंड बिफोर डिजीज़ डिटेक्शन। अब डिजीज़ डिटेक्शन से पहले हमें एक्सपोजर स्टेटस पता होती है, स्पेशली इन प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। सब्जेक्ट सेलेक्टेड बिफोर डिजीज़ डिटेक्शन, डिजीज़ डिटेक्शन से पहले हमें पता होता है कि जी हम सब्जेक्ट्स हम लेते हैं और उनको हम पहले से हमें पता होता है कि जी डिजीज़ नहीं है और इनका एक्सपोजर स्टेटस क्या है। कैन स्टडी सेवरल आउटकम्स फॉर ईच एक्सपोजर। अब एक एक्सपोजर के साथ हम अब अगर इंडिविजुअल को फॉलो कर रहे हैं, क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें पता चल सकता है कि मतलब हमारे पास डिफरेंट आउटकम्स भी आ सकते हैं, मल्टीपल आउटकम्स भी आ सकते हैं, तो उनको आसानी से हम देख सकते हैं। अब लिमिटेशन क्या है कोहॉर्ट स्टडी की कि एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है। आपने एक ग्रुप को लिया, एक्सपोजर स्टेटस आपको पता है, लेकिन डिजीज़ या आउटकम ऑफ इंटरेस्ट कब डेवलप हो रहा है ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी होते हैं, बहुत सारा उसके ऊपर टाइम भी लगता है। इनएफिशिएंट फॉर रेयर डिजीज़ और डिजीज़ विद लॉन्ग लेटेंसी। जो हमारे पास रेयर डिजीज़ है वो तो कभी डेवलप होंगे, हमें एक्सपोजर स्टेटस पता है, लेकिन वो डिजीज़ कभी कभार डेवलप होती है, ठीक है जी। तो जो डिजीज़ हमारे पास रेयरली डेवलप होती हैं तो उनके अंदर ये हमारे पास एफिशिएंट स्टडी नहीं है, या जिन डिजीज़ के लेटेंसी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है जी। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिनका लेटेंसी पीरियड बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, 10 ईयर्स 15 ईयर्स, तो हमें फिर पता नहीं चलता कि मतलब वेदर ये लेटेंट फेज़ के अंदर है, क्या ये डिजीज़ को डेवलप करेगा नहीं करेगा, तो इस सिचुएशन के अंदर ये लेस एफिशिएंट है। और लॉस टू फॉलोअप, इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि जी फॉलोअप का इशू हो सकता है, ठीक है। अब इतने बड़े अरसे के लिए आप एक ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, कोहॉर्ट को और कंट्रोल को आप फॉलो कर रहे हैं, तो उस कोहॉर्ट को फॉलो करने के अंदर जो है ये लॉस ऑफ फॉलोअप एक डिसएडवांटेज है या एक लिमिटेशन है। अच्छा जी, अच्छा ये हो गया रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी कि जी हमने देख लिया एक पर्टिकुलर आउटकम और एक्सपोजर स्टेटस को रेट्रोस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल स्टडी, हमने पहले इनको डिस्कस किया हुआ है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ को, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि इन्वेस्टिगेटर कैन कंट्रोल द एक्सपोजर, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के अंदर जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ है उसको हमने डिस्कस किया हुआ था कि इसके अंदर हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिस तरीके से कंट्रोल है, मैनिपुलेशन है, या जिस तरीके से हम कहते हैं कि जी रैंडमाइजेशन है, तो वो हम करते हैं। एक्शन टू लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट लिविंग पॉपुलेशन आर द सब्जेक्ट, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर जो ज़्यादातर है हमारे पास कि जी लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट जो है इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अंदर जो हमारे पास कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है जी। जस्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है हम उसको सिंपली एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के बगैर नहीं कर सकते। जनरली इन्वॉल्व्स रैंडम असाइनमेंट टू ग्रुप्स, जिस तरीके से हमने बात की थी रैंडमाइजेशन की। क्लिनिकल ट्रायल्स आर द मोस्ट वेल नोन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। द अल्टीमेट स्टेप इज़ टेस्टिंग कॉजल हाइपोथेसिस, और इसके अंदर हम
पहले जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर हम इस पोजीशन के अंदर होते हैं, एक बेटर पोजीशन के अंदर होते हैं कि हम कॉज एंड इफ़ेक्ट को जो है हम इस्टेब्लिश कर सके इसके अंदर। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप में जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। Experimental studies, in an experiment we are interested in the consequences of some treatment or on some outcome, कि एक ख़ास ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, कोई एक इंटरवेंशन कर रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट या आउटकम क्या आ रहे हैं उसके अंदर हम इंटरेस्ट होते हैं। द सब्जेक्ट्स इन द स्टडी हु एक्चुअली रिसीव द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट आर कॉल्ड द ट्रीटमेंट ग्रुप। इसके अंदर हम दो ग्रुप्स बनाते हैं, एक को हम कहते हैं ट्रीटमेंट ग्रुप और एक को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। अब ट्रीटमेंट ग्रुप को एक ख़ास ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन हम देते हैं और कंट्रोल ग्रुप को वो ख़ास ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन हम नहीं देते। द सब्जेक्ट इन द स्टडी हु रिसीव नो ट्रीटमेंट और अ डिफरेंट ट्रीटमेंट आर कॉल्ड द कंपैरिजन ग्रुप। या कंट्रोल ग्रुप हमारे पास या तो वो ट्रीटमेंट नहीं लेगा जो कि वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है, या वो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो कि पहले किसी डिजीज़ के लिए किसी ख़ास फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट के लिए चल रही है, तो वो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ले रहा है और एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा। ठीक है जी, तो वो होता है हमारे पास कंट्रोल ग्रुप कि या तो बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं ले रहा या फिर हमारे पास क्या है कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ले रहा है। तो दो ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। अच्छा, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स आर डिज़ाइन विद सब्जेक्ट्स रैंडमली असाइन टू ट्रीटमेंट एंड कंपैरिजन ग्रुप्स। अब इसके अंदर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के अंदर सबसे पहले क्या होता है, रैंडम असाइनमेंट होता है जिसको हम कहते हैं रैंडमाइजेशन। प्रोवाइड मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड इफेक्ट। और इसके अंदर एक्सपोजर और इफेक्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस हमें इसके अंदर मिलता है। ठीक है जी, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन के अंदर जो RCT है उसके अंदर हम कॉजल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नॉट पॉसिबल टू यूज़ RCTs टू टेस्ट इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी हार्मफुल फॉर एथिकल रीज़न। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि कुछ ऐसे RCTs है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं कि जिनके हमारे पास एडवर्स कंसिक्वेंसेस या हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसके ऊपर जो है हम एथिकल रीज़न्स की वजह से हम RCTs नहीं करते। तो उसके लिए हम फिर स्लाइटली डिफरेंट डिज़ाइन के साथ जिस तरीके से खॉसी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है उसको हम फिर करते हैं, आगे लेकर के जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं कि स्टडी पॉपुलेशन को हमने लिया बेस लाइन के ऊपर सेम कैरेक्टर्स के साथ, एक ग्रुप को लिया जिसको हम इंटरवेंशन देंगे, एक ग्रुप को लिया हमने जिसको कंट्रोल होगा जिसको हम इंटरवेंशन नहीं देंगे। रैंडमाइजेशन हमने की हुई है इनके अंदर और फिर हम देखते हैं उस इंटरवेंशन का कि आउटकम आया, आउटकम हमारे पास नहीं आया, कितने इंटेंसिटी के साथ आया। कंट्रोल के अंदर आउटकम आया या आउटकम नहीं आया, जो हमारा आउटकम ऑफ इंटरेस्ट था उसको हम फिर एनालाइज करते हैं। अच्छा जी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स जो है ये हमारे पास द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च डिज़ाइंस प्रोवाइड्स मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड इफेक्ट। अब इसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिस स्टडी के अंदर, तो वो है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या RCT। Trials of hormone replacement therapy in menopausal women found no protection for heart disease, contradicting फाइंडिंग्स ऑफ प्रायर ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। सपोज़ एक एग्जांपल है हमारे पास कि पहले कोई ऑब्जर्वेशनल स्टडी हुई थी और उसके अंदर उसके ऊपर कोई ट्रायल हुआ था कि जी जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो हार्ट डिजीज़ से प्रिवेंशन दे रही है। वो जस्ट एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी, मैं भी उसके अंदर कोई बहुत सारे और कन्फाउंडर थे, एज था, कोई लिपिड लेवल था, कोई और था, जिसकी वजह से ऑब्जर्वेशनल स्टडी ने ये कहा था कि जी मतलब जो हम कंट्रासेप्टिव जो हार्मोन रिप्लेसमेंट देते हैं थेरेपी, तो वो हमारे पास हार्ट डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन जब आप RCTs करते हैं, RCTs आपने किए सपोज़, तो उस ट्रायल्स के अंदर आपको पता चला कि ट्रायल्स ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन मेनोपॉजल वुमेन फाउंड, क्योंकि हमने एक कंट्रोल एनवायरनमेंट दिया, हमने बहुत सारे वेरिएबल्स को देख लिया, कन्फाउंडर्स को देख लिया, उसका बॉडी वेट देख लिया, उसका हमने लिपिड प्रोफाइल भी कर लिया, उसकी मतलब फैमिली हिस्ट्री भी हमें पता है, उसकी सारी चीज़ें हमें पता है और हमने बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर देखा, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स के अंदर, और फिर हमें इवेंचुअली पता चला कि जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है मेनोपॉजल वुमेन के अंदर वो MI से, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से वो प्रोटेक्शन नहीं देती। डिसएडवांटेजेस क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है,
ठीक है जी। उसके अंदर कंट्रोल को रैंडमाइजेशन के जो प्रोसेस है उससे गुज़रना, फिर एक कंट्रोल सेट करना, एक कंट्रोल इन्वायरमेंट डेवलप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नॉट अप्रोप्रिएट टू आंसर सर्टन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस को वो सही तरीके से मतलब उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। जिस तरीके से इट मे बी अनएथिकल फॉर एग्जांपल टू असाइन पर्सन टू सर्टन ट्रीटमेंट और कंपैरिजन ग्रुप, किसी एक ख़ास ट्रीटमेंट या कंपैरिजन ग्रुप को हम किसी एक ऐसे बंदे को कर रहे हैं कि वो एक किसी ख़ास ट्रीटमेंट के लिए वो सपोज़ एक बहुत ज़्यादा क्वालिफाई कर रहा है और उसको हमने रैंडमली असाइन किया, वो कंट्रोल ग्रुप के अंदर चला गया और वो उस ट्रीटमेंट से महरूम हो जाता है, या कोई हार्मफुल उसके इफ़ेक्ट्स है उस बंदे के लिए कि वो कंट्रोल ग्रुप में जाए और वो ट्रीटमेंट ना ले। ठीक है, तो उन सिचुएशन के अंदर जो है ये मुश्किल हो जाता है कि हम इसको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को इस्टेब्लिश करें। तो ये समरी है स्टडी डिज़ाइंस की। ठीक है जी। अब इसके अंदर जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ था कि जी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ है हमारे पास और एनालिटिकल स्टडीज़ है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ के अंदर हमने जैसे डिस्कस किया कि हम हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं, फार्मूलेशन करते हैं, हाइपोथेसिस को शेप करते हैं, जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके अंदर इंडिविजुअल बेस्ड स्टडीज़ है और पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी है। इंडिविजुअल बेस्ड स्टडी के अंदर हमारे पास क्या है, केस स्टडीज़ या फिर हमारे पास केस सीरीज़ या केस रिपोर्ट या केस सीरीज़। पॉपुलेशन बेस के अंदर हमारे पास इकोलॉजिकल स्टडी है। फिर एनालिटिकल के अंदर फिर हमारे पास क्या है कि एनालिटिकल स्टडी के अंदर हमारे पास फिर दो टाइप्स है, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशनल है और इंटरवेंशनल है। ठीक है जी। तो एनालिसिस हम करेंगे ऑब्जर्वेशनल बेसिस के ऊपर और इंटरवेंशनल बेसिस के ऊपर। अब ऑब्जर्वेशनल बेसिस के ऊपर जो हमारी एनालिटिकल स्टडी है वो क्या है, केस कंट्रोल स्टडी है, कोहॉर्ट स्टडी है और क्रॉस सेक्शनल एनालिटिकल स्टडी है। इंटरवेंशनल स्टडीज़ के अंदर हमारे पास क्या है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स है, क्लिनिकल ट्रायल्स है, कम्युनिटी ट्रायल्स है और क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ है। तो ये हमारे पास इंटरवेंशनल स्टडीज़ के अंदर आती है। ठीक है, तो अब ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या है कि रिसर्चर जो है वो स्टडी करता है, लेकिन जो कुछ हैपन होता है, जो कुछ उसको वो अल्टर नहीं करता, चेंज नहीं करता। लेकिन जो हमारे पास अदर हैंड के ऊपर इंटरवेंशनल स्टडीज़ है उसके अंदर रिसर्चर जो है वो इंटरवीन करता है, वो चेंज करता है, मैनिपुलेट करता है और फिर देखता है कि हमारे पास आउटकम ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से आता है या कोई ख़ास आउटकम किसी ख़ास एस्पेक्ट से उसके मैनिपुलेशन से कैसे प्रोड्यूस होता है। तो उसके अंदर हमारे पास चेंजेस होती है, मैनिपुलेशन होती है, ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ के अंदर नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा, होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपको है, आगे भी हम इसके अंदर मज़ीद डिस्क्रिप्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो कोई अब इस हवाले से आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा ग्रुप में। अल्लाह हाफ़िज़।